उन्होंने आज तक जितनी भी नर्सिंग एग्जाम दी है, हर नर्सिंग की एग्जाम में उन्होंने टॉप किया है। हर जितनी भी नर्सिंग की किताबें हैं, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर उसके टिप्स पे थी। तो वो 2000 से 80,000 तक पहुंचने वाली एक बार बात बताइए। और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहाने बनाते हैं कि मतलब जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मतलब एग्जाम तो मैंने आज तक 5 एग्जाम दिए हैं और 5 में टॉप रैंक से सिलेक्शन है। इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? अगर आपके पास में 10 मिनट का टाइम है, 10-15 मिनट का टाइम है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। मैंने आज तक आपको किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बोली है कि ये वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो आधा देखिए, मैंने नहीं बोला। पर इस वीडियो को मैं स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप कोशिश करें। अगर आपके पास में नॉर्थ की जर्नी में थोड़ा सा टाइम है, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी वो बूस्ट हो जाए, ऐसे गेस्ट से मिला के मैं आपका ये काम पूरा करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। आज के गेस्ट हैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी भी नर्सिंग एग्जाम दी है, हर नर्सिंग की एग्जाम में उन्होंने टॉप किया है, हर एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की है। तो आज की वीडियो में उनके संघर्ष की कहानी का पता करेंगे कि उन्होंने कौन से स्ट्रगल किए और आपको कौन सी टिप्स या ट्रिक्स देंगे जिससे आपकी नॉर्थ की तैयारी जो है वो 100 टाइम है वो बूस्ट हो जाए। आपको ऐसा मोटिवेशन मिलने वाला है कि आपकी जो जोश जो है आपका पूरा का पूरा एकदम बढ़ जाएगा तैयारी करने के लिए। तो ऐसे ही गेस्ट से मैं मिलाऊंगा। अपन अपनी डेली लाइफ में रोज किसी न किसी को, वो चाहे आप हो या मैं हूं, हम किसी न किसी तरीके का बहाना अपने साथ बनाते रहते हैं। हमें पता रहता है कि हम गलत है, पर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कुछ न कुछ उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते रहते हैं कि यार इसकी इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, रीजन ये था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। जबकि हालांकि हमें पता रहता है इस चीज का कि अगर हम चाहते तो वो टाइम मैनेज कर सकते थे और पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते थे, बट फिर भी हम बहाने बनाते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो फिर अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर हम अपने आप को नहीं कोस के अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लड़का जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में जब था, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जब हम लोग बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में होते हैं तो साइकाट्री और पीडियाट्रिक्स से हमें क्या मतलब होता है, हमें कोई लेना देना नहीं होता। बट उस लड़के ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में जब वो था तो साइकाट्री और पीडियाट्रिक उसके टिप्स पे थी। जब वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर में उसके ओपीजी जैसे सब्जेक्ट है जिसका थर्ड ईयर में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में उसके टिप्स में थी। और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एंड तक जितनी भी नर्सिंग की किताबें जो हम पढ़ते रहते हैं, जिनको हम बाइबल मानते हैं, चाहे वो सॉन्डर्स की बात करें या चाहे वो मोसबी हो, चाहे लिपिन कोट हो, टारगेट है, पीआर यादव, जितनी भी नर्सिंग की किताबें हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर उसके टिप्स पे थी। और आज वो जो है प्रॉपर एज ए नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ स्टेट में टॉप करके, दोनों नॉर्थ स्टेट 2021 और 22 में टॉप करके एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। उनसे मैं मिलवाऊंगा और अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उन्हीं से सीधा मैं आपका इंट्रो करवाऊंगा और मैं आपकी तरफ से जो सवाल है वो मैं उनसे पूछूंगा। और आपको भी ये सीखना है उनसे कि स्ट्रेटेजी आखिर कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से एग्जाम को निकाला जाता है, असफलताओं से गुजर कर सफलता तक कैसे पहुंचा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% पता लगने वाला है। जो गेस्ट है जो मेरे परम मित्र हैं और आज के आपके लिए जो गेस्ट है वो यही भाई साहब हैं जिन्होंने नर्सिंग की जितनी भी एग्जाम दी है लगभग सारी एग्जाम में टॉप किया है। तो अब मैं इनको आपके हवाले करता हूँ एक तरीके से, और आपके जो सवाल है वही ये एक तरीके से बताएंगे। तैयारी की थी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कर लेती है ना। जब पास आउट हुआ तो मतलब एक औपचारिकता बाकी थी, एक एग्जाम देने की नॉर्थ स्टेट की, तो वो मैंने पूरी की है बस। अब शोएब वो वाला मैटर बताइए कि कैसे 2000 रुपए से एक नौकरी स्टार्ट की थी शोएब ने और आज 80,000 तक पहुंचे हैं। और आप में से किसी न किसी बच्चे की ऐसी कहानी रही होगी या कर रहा होगा ऐसा संघर्ष, वो भी कर रहा होगा। तो शोएब वो 2000 से 80,000 तक पहुंचने वाली एक बार बात बताइए। जैसा कि सुरेश भाई ने आपको बताया कि मतलब मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी पार्ट टाइम जॉब में 2,000 रुपये थी और आज जो मेरी प्रेजेंट की सैलरी है वो 80,000 है। तो उसके लिए मतलब मैंने जो संघर्ष किया है उसकी मतलब थोड़ी सी झलकी आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि कई लोग देखा है मैंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहाने बनाते हैं कि मतलब जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब मैंने मेडिकल में जॉब स्टार्ट की थी तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 2,000 रुपये। तो फिर जैसे 8th क्लास हुई, 9th हो गई, 10th हो गई, 11th, 12th, फिर एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में।
फिर जैसे एडमिशन लिया तो कुछ सुना था एम्स के बारे में कि एम्स वगैरह कुछ होते हैं वहाँ पे। एम्स नाम की कोई चिड़िया होती है। वहाँ पे मतलब 80,000 या 1 लाख रुपये सैलरी है। और एक हवा और भी सुना था कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, 10-15 हज़ार की जॉब होती है वहाँ पे। तो मतलब मेरे लिए उस टाइम 10,000 रुपये बहुत थे। तो मैंने सोचा कि मतलब बीएससी नर्सिंग करके प्राइवेट में काम करेंगे, 10,000 कमाएंगे। 10,000 कमाएंगे। तो फिर जैसे ही मतलब मेरी सेकेंड ईयर हुई तो फिर मुझे मेरे कॉलेज से क्या सिलेक्शन हो रहे थे उसमें, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि मतलब ये लोग लग रहे हैं तो फिर हम भी तो लग सकते हैं। बट मेरा सीन कुछ और था ना, मैं मतलब जॉब भी करता था, सुबह कॉलेज भी जाता था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। तो मैं मतलब जब से सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, सुबह उठ के 1 घंटे डेली पढ़ता था, सिर्फ 1 घंटे। और शाम को पार्ट टाइम जॉब करता था मैं, 5 बजे मेडिकल जाता था, 11 बजे आता था। तो उस टाइम मतलब मैं सुबह उठता था 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे डेली पढ़ता था कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए, चाहे घर में लाइट ना हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे मतलब कोई दूर का रिश्तेदार एक्सपायर हो गया हो, 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ना हो, चाहे बुक से पढ़ना हो, चाहे मोबाइल से पढ़ना हो, चाहे सुरेश भाई के MCQ करने हो, 1 घंटा पढ़ना है बस। तो देखिए मेन चीज ये कि कंसिस्टेंसी है ना, वो ही सबसे बड़ा रोल होता है कंसिस्टेंसी का ही। और रिवीजन और कंसिस्टेंसी 2 चीज होती हैं। आप चाहे थोड़ा कम पढ़ लीजिए पर रोज पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। तो शोएब, ये तो आपने बता दिया कि कैसे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल गया, आपने 2,000 रुपये की जॉब की थी, फिर आपके थोड़े से पैसे वैसे बढ़ गए थे, और उसके बाद में आपने कंटिन्यू जब तक आपकी ज्वाइनिंग हुई तब तक आप मेडिकल पे काम कर ही रहे थे। तो ये तो एक हो गया उन लोगों के लिए जो बहाने बनाते रहते हैं कि पढ़ने के बाद में भी जॉब के साथ में पढ़ाई नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता। घर वालों को बोलते रहते हैं ऐसे कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए है वो शोएब की कहानी, वो बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जिसका आपको वेट था कि जिस चीज को सुनने के लिए, और जिस चीज को मैं भी बार बार सुन के मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, उस सेगमेंट के बारे में शोएब से पूछते हैं। और वो सेगमेंट है कि कितने एग्जाम दिए, कौन सी रैंक लगी है, और क्या आपको फेलियर कभी मिली है या नहीं मिली है। तो शोएब, आज तक कितनी एग्जाम आपने दिए वो बताना है, और कौन सी रैंक लगी है, स्टार्टिंग से बताना है। आज तक मैंने मतलब नर्सिंग फील्ड में 5 एग्जाम दिए हैं। और शोएब, आपको ना वो चीज़ भी बतानी है कि जब आपने एग्जाम दिए आप कौन सी क्लास में थे उस टाइम में, क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग के साथ में ही मोस्टली एग्जाम दिए। तो कौन सी ईयर में थे आप, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन सी ईयर में थे, वो चीज़ें आपको बतानी है। मतलब जैसे कि मतलब एग्ज़ाम तो मैंने आज तक 5 एग्ज़ाम दिए हैं, और 5 में टॉप रैंक से सिलेक्शन है। जैसे कि सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम था ज़िंदगी का कंपटीशन लेवल में, राजस्थान CHO, जिसका एग्ज़ाम NHM ने करवाया था 2020 में। और उस टाइम पे आप कौन सी क्लास में थे? उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में था। अच्छा। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। उस एग्ज़ाम में मेरे 96 में से 79 नंबर आए थे, अच्छे खासे रैंक से लगभग आराम से बहुत अच्छी रेंज से सिलेक्शन हो गया आपका उसमें। फिर जैसे ही मतलब मेरी सेकेंड ईयर हुई तो फिर मैं अपनी बुक्स ले आया कंपटीशन के लिए, PR यादव और टारगेट है इनिशियली। उनको पढ़ के मैंने फिर दिया बिहार CHO दिया। तब मेरी सिस्टर की शादी थी, तो एग्ज़ाम दिया आराम से। और जब उसका रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी रैंक ये रहेगी। उस टाइम मेरी रैंक रही थी AIR 48, बट वो था CHO। ज्वाइनिंग तो इनकी क्यों किस बात की ज्वाइनिंग होती है भैया आपकी? बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई नहीं, उससे पहले सिलेक्शन दे रहे हैं, तो किस बेस पे वो आपको ज्वाइनिंग देंगे? तो ज्वाइनिंग तो इसलिए नहीं हुई कि भाई साहब जो है वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में थे। उसके बाद में आगे की बात बताइए। फिर एक एग्ज़ाम और आया था बिहार स्टाफ नर्स, वो भी मैंने फॉर्म लगाया, उसका भी मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। बट जिस दिन वो एग्ज़ाम था उस दिन मेरा थर्ड ईयर का मेन एग्ज़ाम था, तो मैं गया नहीं था। फिर जैसे थर्ड ईयर हुई, फिर फोर्थ ईयर आई। फोर्थ ईयर में मैंने दिया था नॉर्थ से 21। और जब नॉर्थ से 21 दिया था तो मतलब तब तक मैंने PR यादव, टारगेट आई, सॉन्डर्स, ये सब कुछ पढ़ ली थी। सब जितनी किताबें होती हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एंड तक सारी खत्म हो गई थी, एकदम ऐसे टिप्स पे कर ली थी इन्होंने। वो भी 1 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर गया ना। उस टाइम पे भी कमी पड़ते थे, मेडिकल तो कंटिन्यू ज्वाइन कर ही रखा था। जब ज्वाइनिंग आई RML जो 2022 वाली रोड सेट में, तब इन्होंने मेडिकल छोड़ा है, और तब तक तो कंटिन्यू मेडिकल पर जा ही रहे थे। तो फिर नॉर्थ से 21 जब मैंने दिया तो उस टाइम तो कोई टेंशन थी नहीं कि मतलब सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एग्ज़ाम मैंने दिया, आराम से सेंटर पे पहुंचा, खाना वाना खा के। एग्ज़ाम मेरा सेकंड शिफ्ट में था, 167 क्वेश्चन किए थे नॉर्थ से 21 में। और जब रिजल्ट आया तो पहले तो मैंने सुरेश भाई का रिजल्ट देखा, इनकी AIR 138 थी।
इनका ग्रुप में देखा था मैंने कहा ज़िंदगी का गजब रैंक आई है, मेरा रिजल्ट देखते हैं। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरी रैंक रही थी नोट से 21 में AIR 142। तो और कैटेगरी रैंक क्या रही थी आपकी? कैटेगरी रैंक उस टाइम थी AIR 18 रैंक थी इनकी कैटेगरी रैंक में। और उस टाइम हमारे ड्रीम एम जोधपुर की सीटें भी थी, बट क्या करें, आपका लक सही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि जोधपुर एम्स मिलता कहाँ से? इन्होंने फिर भी वापस से वैसे उसी तरीके से एग्जाम दी। BS नर्सिंग 4th ईयर के अंदर इंटर हुए थे उस टाइम पे, और उसके साथ में एग्जाम दिए। तो वो फॉर्म भर के एग्जाम देने का तो मजा ले लिया, पर जोनिंग तो कहाँ से आती, पूरी BS नर्सिंग हुई नहीं। तो 3 एग्जाम दे दिए, 2021 तक 3 एग्जाम दी थी। राजस्थान CHO सबसे पहले, फिर बिहार CHO, फिर नॉर्थ 2021 दिया, उसमें भी तहलका मचाया था। अब नॉर्थ 2022 की सुनिए। नॉर्थ सेट 2022 दिया तब तक तो मतलब प्रिपरेशन यहाँ से ऊपर चली गई थी। फिर नॉर्थ सेट 22 में मेरी एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस बार टेंशन का लेवल कुछ हाई था कि मतलब इस बार तो सिलेक्शन तो ऐसा मस्ट था, मतलब होना तो होना ही है, क्योंकि वो उम्मीदें बढ़ जाती है ना बाद में, क्योंकि आपने एक तो कंटिन्यू एग्जाम निकाल रहे थे, और फिर खुद के साथ में भी ऐसा होता है कि यार पिछली बार मैं 4th ईयर में था तब मेरी रैंक आ गई, और इस बार तो मैं एलिजिबल हूँ, इस बार रैंक नहीं आई तो क्या होगा। तो एक मेंटल भी प्रेशर रहता है उस चीज़ का। तो फिर इस बार जब नोट से 22 दिया तक मतलब मेरे जो कलीग है, मेरे सीनियर है, जो मेरे गाइडेंस करने वाले हैं, उनको बड़ी उम्मीदें थी। उनको उम्मीद थी कि भाई टॉप 50 में तो आना ही है, अब तू कैसे आएगा वो तू जाना है, तेरा काम जाना। तो फिर भी मतलब मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा रैंक के चक्कर में सिलेक्शन हुआ बैठे में कुछ ही नहीं मिलेगा यहाँ हाथ में। तो मैंने अपना सेफ साइड देखते हुए नॉर्थ से 22 में 171 अटैम्प्ट किए, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लिया। और इन 171 क्वेश्चंस में मेरी रैंक में मतलब मेरी रैंक आई थी AIR 60, और कैटेगरी रैंक रही थी इस बार 12। और फिर जब वेट किया मैंने बहुत कि जोधपुर एम्स की सीटें आई, बट धोखा हो गया। नॉर्थ सेट 2022 में एम्स जोधपुर की सीट नहीं आई थी, और शोएब का जो ड्रीम एम्स जो है वो एम्स जोधपुर ही है। आज मेरे पास दिल्ली से ये जोधपुर आए हुए हैं मेरे से मिलने के लिए, और आज भी ये बोल रहे हैं यार आना तो जोधपुर ही है। तो उसकी सुरेश भाई जब पढ़ाई स्टार्ट की थी ना, तो RML के लिए तो नहीं की तो जोधपुर एम्स की थी। जोधपुर एम्स तो एक ड्रीम है सबके लिए। इंडिया का सबसे टफेस्ट जो रैंक जो एम्स के लिए चाहिए ना, वो एम्स जोधपुर होता है। तो उसके लिए शोएब जो है अभी प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद में कौन सी एग्जाम दिया आपने? हाँ, उसके बाद में अभी रिसेंटली एग्जाम दिया था मैंने PGI चंडीगढ़ सैटेलाइट सेंटर का, संगरूर वाला, जो अभी हुआ था 29 मार्च को। तो फिर वो एग्ज़ाम देके आया, उसमें तो मतलब मैंने ट्राई किया था कि AIR 1 आ जाए, सिर्फ ट्राई के लिए किया था। तो उसका भी मैंने अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। 70 नंबर आया OBC कैटेगरी से। तो ये थी इनके सिलेक्शन की कहानी। लगभग 5-6 एग्जाम दिए अभी तक, और अच्छी से अच्छी रैंक निकली है। 21 वाले नॉर्थ सेट में इनकी 142 थी, और कैटेगरी रैंक 18 थी। और इस बार जो है नॉर्थ सेट 2022 में इनकी जो है वो रैंक जो थी वो AIR 60 थी, जो अपने आप में आपको बताया कि AIR 1 और AIR 100 तक या 200 तक कोई फर्क नहीं रहता है, वो रहता है सिर्फ लक का फर्क। सबके पास इक्वल नॉलेज होता है, जिनकी फर्स्ट रैंक आती है, जिनकी 150-200 रैंक आती है या 100 रैंक आती है, सबके पास इक्वल नॉलेज होता है। फर्क सिर्फ इस चीज़ का रहता है कि उनके 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो चाहे अनकॉन्शियसली हो या वो बाई लक हो, ऐसा सीन होता है। तो इस बार नॉर्थ सेट 2023 का फिर से हमें इंतजार रहेगा कि क्या रहता है। हालांकि इस बार ज़्यादा दबाव है इन पे, क्योंकि इनके साथ में ये हो रहा है कि जॉब के साथ में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर इन्होंने तो पहले कर दिखाया, पहले मेडिकल पे भी जाते थे। तो इस तरीके से इस बार भी हमें उम्मीद है कि इस बार पक्का हमारे साथ जोधपुर एम्स में ही ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। तो अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए या टॉप रैंक लाने के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी शोएब, कि जो लोग टॉप करते हैं ना, वो सबकी तो बात नहीं बोलूँगा, पर कुछ लोग ऐसे हवा बनाते हैं कि वो कुछ भी बता देते हैं यार, कि कुछ भी बता देते हैं, ये कर लीजिए, जबकि खुद कुछ और ही करते हैं। तो आप एक्चुअली ये बताइए कि आपने सच में क्या किया था ये सारे 5-6 एग्जाम क्रैक करने के लिए? क्योंकि जितनी एग्जाम शोएब ने दिए हैं आज तक एक में भी वो जो असफलता होती है वो मिली नहीं है। तो इसके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं आप, और क्या किया था आपने ऐसा? देखो, इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आप बुक सेट कर लो पहले, कौन सी पढ़नी है, और एक कोचिंग सेट कर लो, उसके नोट्स खुद को बनाने हैं,
अपने हैंड रिटन लिखने हैं, उनको पढ़ना है। और जो 2-3 किताबें आप सेट करते हो, जैसे कि PR यादव है, टारगेट आई, या सॉन्डर्स है, या मॉसबी है, ये 4 किताबें एनफ होती है। इसमें से आप मॉसबी के सिर्फ MCQ पढ़ लोगे तो भी बहुत बहुत ज़्यादा ही इनफ। तो इन किताबों को बार बार पढ़ के भी आप टॉप रैंक ला सकते हो, जैसे मैंने किया। मैंने भी सेम यही पढ़ी थी। हाँ, जैसे मैंने इनिशियली PR यादव पढ़ी थी शुरुआत में। शुरुआत आपने PR यादव से की थी? थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर लास्ट second एग्जाम year दी थी। हाँ, तो थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था तो PR यादव स्टार्ट कर दी थी पढ़नी मैंने। हाँ। फिर PR यादव के बाद में मैंने पढ़ ली टारगेट आई। दोनों को पढ़ने के बाद फिर मैं ले आया सॉन्डर्स को 4th में पढ़ा, उसके MCQ किए, उसके सिनेरियो वाइज MCQ देखे जो एम्स में आते हैं, जैसे क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो जो आते हैं। और मॉसबी के मैंने क्वेश्चंस किए थे ना, सिर्फ क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी थी मैंने। और जो मतलब ये 4 बुक हैं, इनको ही मैंने वापस घुमा फिरा के यही वापस PR यादव, वापस टारगेट आई, वापस सॉन्डर्स और वापस मॉसबी। अब जैसे कि अपन रिवीजन करते हैं तो उसके भी कई मेथड होते हैं। जैसे कि अपन ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खोला, तो जैसे कि फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो सारे MCQ पढ़ते हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में PR यादव में 100 MCQ है, तो 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिया फर्स्ट बार। सेकेंड बार रिवीजन करोगे तो 1 से 100 तक पढ़ लो, जो रॉन्ग हो रहे हैं उन पर रेड पेन से टिक लगा दो। जब थर्ड बार रिवीजन करो तो वही पढ़ना जिन पर रेड टिक लगे, जो सही है उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिन पर रेड टिक लगा है वही पढ़ना है। फिर वो जो क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपका गलत हुआ है उसको आपको सर्च करके पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन कि यूँ ये मुझसे क्यों गलत हुआ है, इसका रेशनल क्या होगा, क्योंकि मतलब कई MCQs में रेशनल नहीं है, कई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़ना ही होता है। हाँ। उनको छोड़ देते हैं तो फायदे में रहते हैं। जैसे कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो फिर उसको तो जैसे करना ही नहीं है, और कई क्वेश्चन जैसे कि मतलब कभी देखे ही नहीं है उनको भी नहीं करना है। तो मतलब रिवीजन और कंसिस्टेंसी मस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो ये रहती है, आप जो MCQs पढ़ते हो, जो गलत हो रहे हैं उसका एवाल्यूशन करो, जो सही हो रहा है वो तो आपका एग्जाम में भी सही होगा। मतलब शोएब के कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 2 बार 3 बार किसी किताब को पढ़ लिया तो अब उसमें क्या बचता है, उस किताब में इतना कुछ भी नहीं बचता उस किताब में। उसमें 60-70% ऐसे MCQs होंगे जो आप देखते ही आपको याद आ जाएगा या आपके वो सेट हो चुका दिमाग में। तो अब बार बार पढ़ के उनको टाइम वेस्ट थोड़ी करना, आपको किताब को लेकर चिपक के थोड़ी पढ़ना है कि पूरे दिन उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना आपको, ऐसा नहीं करना। शोएब के कहने का मतलब ये है कि जो सवाल गलत होता है उसी को ही टिक करना है। क्यों शोएब? उसी को टिक करना है और उसी को बार बार पढ़ना है, बस आपको उसको पूरा क्लियर करके चलना है। इस हिसाब से आपकी पूरी किताब खत्म होगी। ऐसे करके तो आपकी कभी किताब भी पूरी नहीं खत्म होनी, क्योंकि वो 0 से आपको स्टार्ट करनी होती है वापस से। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और अगर आप नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस एकदम क्लियर है। 180 क्वेश्चन नर्सिंग में आएंगे, 20 क्वेश्चन रहते हैं अदर फील्ड के रहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपन को फोकस करना है 180 पे। जो 20 क्वेश्चन है वो सही होना है तो हो जाएंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे। कितना ही पढ़ लो वो नहीं हो रहा, क्योंकि उस फील्ड का कोई अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है। और जो एम्स जीके पूछता है नॉर्मल पूछता है, नॉर्मल। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल जो 20 सवाल आते हैं ना, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, मुझे लगता है कि 10 सवाल तो उसके भी राइट हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है उनका भी 20 नंबर वाले सेगमेंट में 8 से 10 सवाल सही होते हैं, इस चीज को मान के चलिए। और हमारे भी इतने हुए हैं। शोएब का मैंने नहीं पूछा 20 नंबर में कितने सही हुए, पर मेरे जब मैंने एग्जाम दी थी नॉर्थ सेट वाली, उसमें से है मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें 2 गलत हुए थे और 10 ही मेरे सही थे उस एग्जाम में। मेरे नॉर्थ सेट 21 में 20 में से 17 सही हुए थे और 22 में 14 सही हुए थे। अच्छा। और जैसे कि मतलब अगर आप जीके का पोर्शन पढ़ते हो तो देश में क्या चल रहा है करंट में वो पढ़ो। जैसे कि अभी का हॉटस्पॉट टॉपिक है G20, तो इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा। फालतू का कंटेंट बनना ही नहीं करंट में। अपन को फोकस करना है नर्सिंग पे, और नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट ऑप्स हो गई, पीडियाट्रिक हो गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और नर्सिंग फाउंडेशन। और ऑप्स का तो इतना वेटेज है ना, तो मतलब बहुत वेटेज है उसके हॉटस्पॉट टॉपिक जैसे कि लेबर हो गया, CST NST से तगड़ा सवाल पक्का का पक्का पूछा जाता है उसमें। MGSO4 है, MGSO4 है, आपकी प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज हैं, सारी चीजें हैं, उस टाइप के सवाल आते हैं। मतलब बढ़िया बड़ा पोर्शन वो भी चीजें वो कवर करती है, इनका ये मानना है। तो अब ना शोएब ये चीज़ बताइए कि ये जो बच्चे जो देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट अपने वीडियो को देखेंगे, उनको ये चीज़ बताइए आप कि उन लोगों को कहाँ इम्प्रूव करना है। जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका 2 एग्जाम दे दी, 3 एग्जाम दे दी,
तो आपके हिसाब से उनको क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जो मतलब एक सिग्निफिकेंट वो चेंजेस ला के रख दे उसमें, कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज दें, या फिर थ्योरी में कुछ बदलाव करें, किस मतलब क्या कर सकते हैं उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट? देखो, जैसा कि मैंने आज तक देखा है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है, जो बंदे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट एग्जाम में उनका रिजल्ट निकलता ही नहीं है। जो बंदा घर पे जो टेस्ट दे रहा है उसमें उसकी रैंक टॉप की आ रही है, और जो एग्ज़ाम दे रहा है उसमें उसकी रैंक ही नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम फोबिया। वो जब सेंटर में जाता है तो लोगों को देख के डर जाता है, उसको लगता है कि मतलब ये जो सब घूम रहे हैं सब मतलब सारे टॉप रैंकर सेलेक्टेड रहने वाले हैं, माँ टैलेंटेड है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम्हें आता है वो सिर्फ तुम्हें आता है, और जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता। तो एग्ज़ाम सेंटर पर डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट वही है। अगर आप 3 घंटे बैठ के आराम से टेस्ट देते हो तो फिर आप वही 3 घंटे जो घर पे बैठ के टेस्ट देते हो वही एग्ज़ाम सेंटर पर दो, क्योंकि पढ़ते सभी है। जो 3 घंटे हैंडल करता है वही खिलाड़ी होता है। तो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम फोबिया होता है। और कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की बातें नहीं माननी है, खुद के भी कॉन्सेप्ट लगा के चलना है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो अगर किसी सवाल पे या किसी टेस्ट सीरीज देने कोई भी बात मान के चलिए, किसी सवाल पे डाउट रहता है तो दूसरे की बात नहीं मान के खुद पे यकीन कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्या बने उस चीज़ में, आपको क्या लगता है। ज़रूरी नहीं है सारी कोचिंग वालों के सवाल सही होते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग ही सोल्व कराते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है सब लोग इक्वली होते हैं। तो कई सवाल ऐसे आते हैं जो कोचिंग वालों में गलत होते हैं और स्टूडेंट के सही होते हैं। अगर आपके वहाँ सही हुए तो आपका सिलेक्शन होता है, और उनके पीछे चले गए तो वहाँ पे फिर दिक्कत रहती है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट भी लगाना जरूरी है एग्जाम के अंदर जब हॉल में बैठे तो। और सबसे बेस्ट ये रहता है, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो खुद उसको सॉल्व करो, खुद किताबें उठाओ, ऑथेंटिक बुक। तो शोएब, लास्ट सवाल मेरा ये है, और सारे जो लोग हैं वो भी यही पूछ रहे हैं या यही सोच रहे होंगे कि नॉर्थ सेट में टॉप करने के लिए या एटलीस्ट सिलेक्शन करने के लिए एक स्टूडेंट को ऑन एवरेज कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए? जैसे कि सुरेश भाई ने पूछा है कि मतलब नॉर्थ सेट में सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। घंटे इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, आप क्या कंटेंट पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और उन्हीं का नहीं होता है, हाँ। उन्हीं का नहीं, जो 18 घंटे बताते हैं उन्हीं का नहीं होता सिलेक्शन। और जो 4 घंटे 5 घंटे अच्छा पढ़ता है अपने मन लगा के, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए घंटे इंपॉर्टेंट नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, आप क्या कंटेंट पढ़ते हो, कितना डाटा ऑथेंटिक पढ़ते हो वो मैटर करता है। तो इसलिए मतलब जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, जिसमें डाउट हो खुद ही सॉल्व करो, किसी से मत पूछो, क्योंकि बहुत से सोर्सेस है सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई घंटे मैटर नहीं करते आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखती है वो आप कितनी ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं, कितनी ट्रस्टेबल चीज़ पढ़ रहे हैं। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर सिलेक्शन लेना है या कहीं पे भी ज़िंदगी में किसी भी सेगमेंट में आपको सक्सेस देनी है तो रूल यही है, इस चीज़ को पक्का ध्यान में रखें कि आप अपना टाइम है वो गलत जगह पे वेस्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी एग्ज़ाम आ रखी है, एग्ज़ाम का 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं और आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ 2 दिन 3 दिन से लौट के आ रहे हैं। ठीक है, आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम 2 घंटे के लिए गैदरिंग में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप उधर ही रात को सो गए और दोस्त जो है वो आपको 2 दिन तक आने नहीं दे रहा रूम पे और 20 दिन बाद में एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर रहा है। तो घंटे कितना पढ़ते हो वो अलग बात है, बट कभी भी गलत जगह टाइम वेस्ट मत करो। ऐसी जगह से टाइम जरूर बचाएं जहां आप बचा सकते हैं, और उस टाइम को जो है वो पढ़ाई के अंदर यूटिलाइज कीजिए। मतलब गलत जगह टाइम वेस्ट मत करो, जो टाइम है उसमें पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। अब तो इतना क्रूशियल टाइम आ गया, आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है, 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, तो इसमें तो आपके पास तो टाइम है ही नहीं, आपके पास तो टाइम की कमी है। तो टाइम वेस्ट न करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतनी पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए। और लास्ट सजेशन आप क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद में हम एंड कर देंगे वीडियो का। लास्ट सजेशन तो मेरा यही है कि मतलब पढ़ाई तो सभी करते हैं, आप तो बस 3 घंटे मैनेज करना सीखो। जो एग्ज़ाम का फोबिया है उसको ख़त्म कर लो, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। बस आराम से चिल रह के जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, जैसे कि सेंटर किसी का होम टाउन नहीं मिलता है तो एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले पहुँच जाओ, आराम से जाके सेंटर देखो। ये बात सही बताई आपने, मैं भी एक दिन पहले ही चला गया था। और जब सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाओ। सेंटर का माहौल देखो, आराम से रिलैक्स रखे एकदम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सेंटर में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना। तो मतलब आपको भीड़ दिखेगी, भीड़ से नहीं डरना है, आपको तो लगना है मतलब यहाँ का महाराजा नहीं हो। तो अब
सामने एग्ज़ाम है सबसे बड़ा, वापस फिर से नोट सेट 23, नोट सेट 04। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, अब तो टाइम तो कुछ बचा ही नहीं है, तो नया तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अब जो आपके पास नोट्स है खुद के बनाए हुए, जो किताबें हैं उन्हीं का रिवीजन करना है, और न्यू पढ़ना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो पढ़ रखा है सफिशिएंट है, अब उसी को दोबारा पढ़ो। जो पढ़ रखा है कम से कम उसमें तो गलत ना हो, अगर आप नया पढ़ोगे नया भी गलत होगा, जो पढ़ रखा है वो भी गलत होगा, तो इसलिए नया कुछ नहीं पढ़ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी जो कर रहे हैं आपकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, और आपको करना यही है कि जो भी पढ़ रहे हैं बार बार रिवीजन करते रहिए, उस चीज़ का बार बार रिवीजन करते रहें, और नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कंटिन्यूटी रखिए, कंटिन्यूटी और रिवीजन है वो ही आपको सक्सेस दिलाएगी। और ये वीडियो था, और बहुत बहुत धन्यवाद शोएब भाई कि आपके साथ बातें शेयर की, और नर्सी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में भी आके इन्होंने मेरे साथ बातें अपनी साझा की है। और ये जो वीडियो है हम ऐसे ही एज ए फ्रेंड वीडियो शूट करें, और हम इस तरीके से आपके सामने इस वीडियो को साझा करें जैसे हमें ऐसे लग रहा है हम अपने परिवार में बैठ के बातें कर रहे हैं, या हमारे सामने अपने दोस्त बैठे हैं। तो ये वीडियो की क्वालिटी और ये सारा ये मैटर नहीं करता है, हम आप तक अपना मैसेज किस तरीके से पहुंचा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे कि वीडियो में थोड़ा सा एफर्ट लगाए, तो देख लेना, आप कोशिश करना कि यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, आप शेयर वगैरह कर देना अगर हो सके तो। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं और हम लेते हैं आपसे विदाई, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।